कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, मतलब ये हवा, ये पानी, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, आखिर ये सब बना किस चीज से है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे पदार्थ के सबसे छोटे हिस्सों को, यानी तत्वों और यौगिकों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है संजय से, जो अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को बड़े ही गौर से देख रहा है। फिर वो अपनी टीचर रेनू से पूछता है, रेनू मैम, मुझे हमेशा ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि ये सब कुछ, मतलब ये कुर्सी, गिलास में रखा पानी, यहाँ तक कि हवा भी, आखिर ये सब बना किससे है? रेनू मुस्कुराती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है संजय। देखो, इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हमें शुरू करना होगा शुद्ध पदार्थों, यानी प्योर सब्सटेंसेस को समझने से। समझो, यहीं से हमें हर चीज की बनावट का राज पता चलना शुरू होगा। तो देखो, शुद्ध पदार्थों में सबसे पहले आते हैं तत्व, जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। तत्व किसी भी चीज का वो सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक रूप है जिसे किसी भी केमिकल प्रोसेस से और ज्यादा सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इसे ऐसे समझ लो कि ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे मजबूत ईंटें हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो एलिमेंट शब्द है ना, इसका इस्तेमाल तो 1661 में ही रॉबर्ट बॉयल ने कर लिया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक तौर पर सही सही परिभाषित करने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी केमिस्ट एंटनी लॉरेंट लेवोजियर को। असल में उन्होंने ही हमें समझाया कि तत्व वो आखिरी चीज है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और सोचकर देखिए, आज की तारीख में हम 100 से भी ज्यादा तत्वों के बारे में जानते हैं। इनमें से 92 तो हमें कुदरत से मिलते हैं और बाकी को वैज्ञानिकों ने लैब्स में तैयार किया है। मतलब कितनी कमाल की वैरायटी है हमारी दुनिया में। संजय के मन में एक और सवाल आता है, तो क्या ये 100 से ज्यादा तत्व सब एक जैसे ही होते हैं? रेनू समझाती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके गुणों के आधार पर हम इन्हें 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। एक है धातु यानी मेटल्स, दूसरा अधातु यानी नॉन मेटल्स, और तीसरा उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की। इनमें खास चमक होती है ना? जरा सोने या चांदी के बारे में सोचिए। ये गर्मी और बिजली को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के तार, और पीट पीट कर पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। और हाँ, जब इन पर चोट लगती है तो स्कूल की घंटी जैसी टन की आवाज आती है। अब आते हैं अधातुओं पर, जो कि गुणों में धातुओं से एकदम उल्टे हैं। ये कई अलग अलग रंगों के तो होते हैं, पर इनमें कोई चमक नहीं होती। ये गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बल्कि उन्हें रोकते हैं, जैसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन या फिर कोयले में जो कार्बन होता है, वो सब अधातु है। और फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प परिवार है, उपधातुओं का, जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इनमें ना धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण थोड़े थोड़ी मात्रा में होते हैं। आज की टेक्नोलॉजी की जो जान है, यानी कंप्यूटर चिप्स, उनमें इस्तेमाल होने वाला सिलिकॉन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक हम तत्वों को अकेले अकेले तो समझ गए, पर क्या होता है जब ये तत्व एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और एक टीम बना लेते हैं? जब ये केमिकली यानी रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब बनते हैं यौगिक, जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए, यौगिक वो पदार्थ है जो 2 या 2 से ज्यादा तत्वों के मिलने से बनता है। लेकिन यहाँ 2 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, ये तत्व रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, सिर्फ मिक्स नहीं होते। और दूसरा, इनका अनुपात हमेशा फिक्स होता है। जैसे पानी का फॉर्मूला हमेशा हमेशा H2O ही रहेगा। मतलब हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1, ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। संजय थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, 1 मिनट मैम, रासायनिक रूप से जुड़ना ये सिर्फ चीजों को आपस में मिला देने से अलग कैसे है? जैसे मान लीजिए मैं रेत और चीनी को मिला दूं। आहा, बहुत ही शानदार सवाल पूछा संजय। चलो, इस फर्क को समझने के लिए एक मजेदार सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमें चाहिए बस 2 चीजें, लोहे का बुरादा, जिसे आयरन फाइलिंग्स कहते हैं, और सल्फर पाउडर। तो देखिए, पहला ग्रुप क्या करता है। वो 5 ग्राम लोहे का बुरादा और 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेकर उन्हें बस अच्छी तरह से मिला देता है। यहां कुछ भी नया नहीं बना, बस दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पड़ी हैं। इसे कहते हैं मिश्रण, एक मिक्सचर। लेकिन हमारा दूसरा ग्रुप एक कदम और आगे जाता है। वो इसी मिश्रण को आग पर तब तक तेजी से गर्म करता है जब तक वो एकदम लाल ना हो जाए। ये जो गर्मी है ना, यही वो एनर्जी है जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिर वो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब देखिए कमाल, जब पहले ग्रुप के मिश्रण के पास चुंबक ले जाया गया, तो देखिए कैसे सारा लोहा चुंबक से चिपक गया, क्योंकि वो अभी भी लोहा ही है। लेकिन जब दूसरे ग्रुप के पास चुंबक ले गए,
तो कुछ भी नहीं हुआ। लोहा अब लोहा रहा ही नहीं। और जब दोनों में एसिड डाला तो पहले वाले से निकली हाइड्रोजन गैस, पर दूसरे वाले से निकली हाइड्रोजन सल्फाइड, एक बिल्कुल ही नई गैस। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी गंध एकदम सड़े हुए अंडे जैसी होती है। ये गंध ही इस बात का पक्का सबूत है कि अब हमारे पास कोई मिश्रण नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया पदार्थ बन चुका है, जिसके गुण लोहे और सल्फर से पूरी तरह से अलग हैं। संजय की आंखों में एक चमक आ जाती है। अच्छा, तो गर्म करने से लोहा और सल्फर ने मिलकर कुछ एकदम नया बना लिया। अब मैं समझा। रेनू कहती हैं, बिल्कुल सही। तो चलो अब एक बार फटाफट मिश्रण और यौगिक के बीच के मुख्य अंतरों को एक साथ देख लेते हैं। तो इस पूरी टेबल का सार क्या है? बस इतना याद रखिए, मिश्रण एक सलाद की तरह है, जहां सारी सब्जियां साथ तो हैं पर बदली नहीं है। उन्हें हाथ से भी अलग किया जा सकता है। पर यौगिक एक केक की तरह है। एक बार मैदा, चीनी, अंडे मिलके बेक हो गए तो वो कुछ नया बन जाता है और उन्हें फिर वापस आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब हमें तत्व और यौगिक की कहानी समझ आ गई है। अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हम जो नमक खाते हैं, जो पानी पीते हैं, चाय में डालने वाली चीनी, ये सब के सब यौगिक ही तो हैं। अगली बार जब इन्हें देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि ये किन कमाल के तत्वों के मिलने से बने हैं।